मेरे साथ आचार्य राज मिश्रा भी जुड़ गए हैं, जिन्होंने ये भविष्यवाणी जनवरी में की थी। प्रोफेसर कपिल को आप देख रहे हैं, जो कि तर्कशास्त्री हैं, और हमारे साथ है कॉमोडोर एएस बहल हैं, दीपक बोरा हैं, एम्बेसडर, आप उनको देख सकते हैं। जय हिंद सर। मैं अपने मेहमानों पर आऊं उससे पहले मैं जरा ये जानना चाहती हूँ, राज मिश्रा जी, ये भविष्यवाणी आपने की जनवरी के महीने में, मैंने वो सुनवाई जिसमें आपने कहा कि एक बड़े नेता की हत्या हो जाएगी। अब बड़े नेता की हत्या हो जाएगी, उसके बाद युद्ध होगा, और उस युद्ध में मार्च के महीने में अमेरिका और इजराइल इसमें इन्वॉल्व होगा। ये मैंने आपका बयान चलाया, जनवरी में आपने ये कहा था? जी बिल्कुल कहा था मैंने जनवरी, और इवन सुचारिता जी, मैंने दिसंबर में अपने ही कुछ चैनल के लिए वीडियो कुछ बनाए थे, जिसमें मैंने जो परिस्थिति घटित हुई है, मैंने स्पष्ट रूप से कहा था कि जैसे ही, क्योंकि ज्योतिष में मंगल को साधारण प्लैनेट नहीं कहा जाता, ज्योतिष में मंगल को अग्नि कहा जाता है और राहु को एक्चुअल में बारूद कहा जाता है। मैंने उस वीडियो के अंदर कहा था कि जब ये दोनों प्लैनेट एक साथ जाएंगे तो फिर विश्व एक मुश्किल परिस्थिति में खड़ा होगा, युद्ध की परिस्थितियां निश्चित रूप से होंगी। और ये बिल्कुल क्लियर था कि कौन से कंट्री के अंतर्गत, बाकायदा आपको पता हो, शायद आपने देखा होगा, मैंने उसमें बाकायदा नाम लिया था कि इजराइल, अमेरिका और ईरान, ये परिस्थितियां जो होंगी ये इनके साथ बहुत खराब होंगी, उसका कारण होगा एक नेता की मृत्यु। अच्छा, मैंने उस वीडियो में बात बोला था, अगर चाहे सुचारिता जी, कई बार ये होता, खैर मैंने जनवरी में बोला था, फरवरी में परिस्थिति स्टार्ट हुई, लेकिन ये हमारे कुछ पंचांग जो होते हैं वो करीब 1 वर्ष पहले छप जाते हैं सुचारिता जी। और अगर इन पंचांगों में आप पढ़ेंगे, मैं अगर आपको भी कहूं इनमें पढ़ने के लिए, तो आप यहां बाकायदा डेट देख सकेंगे। डेट बाकायदा मेंशन किया गया है इन पंचांगों के अंतर्गत कि किस समय क्या होगा। आप चाहें तो मैं चाहूंगा थोड़ा सा आप देख सकते हैं। तो बाकायदा ये बिल्कुल कंफर्म था कि जैसे ही कुंभ राशि के अंतर्गत, क्योंकि कुंभ राशि शनि की राशि है, और शनि की राशि के अंतर्गत जैसे ही 4 ग्रहों का कॉम्बिनेशन बनेगा, राहु वहां पर पहुंच गया है, मंगल वहां पर पहुंचने वाला है। ये एस्ट्रोलॉजिकल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, और अभी तो परिस्थिति और भयानक। आचार्य जी देखिए, मैंने जो बात सुनी, मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि एक कनेडियन प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर जियांग, उन्होंने ये बात कही कि डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीतेंगे, वो चुनाव जीत गए। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये चुनाव जीतने के बाद ईरान से युद्ध करेंगे। वो युद्ध हो गया है, पहले भी हुआ। अब उन्होंने ये भी कहा कि युद्ध लड़ेंगे, लेकिन वो युद्ध हार जाएंगे। अब उनकी ये भविष्यवाणी चर्चा का विषय बनी हुई है, वायरल हो गई है। अब मैं आपसे पूछ रही हूं, क्योंकि आपने भी ये बात कही थी कि बड़े नेता की हत्या हुई कि जनवरी में आपने कहा, और वो हो गई। तो अब इसके बाद क्या है? मैं एक बार प्रोफेसर कपिल को भी 30 सेकंड के बाद मैं आता हूं वापस। मैंने ये भी कहा था कि बाकायदा एक मुस्लिम कंट्री के अंतर्गत होगी, एक नेता की हत्या होगी, उसमें ईरान सम्मिलित होंगे। और मैंने भूकंप भी कहा था, मैं दोबारा कह दूं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का जो जन्म हुआ है वो सिंह लग्न के अंतर्गत हुआ है, वृश्चिक राशि के अंतर्गत हुआ है। वृश्चिक राशि में केतु है, वृश्चिक राशि के अंतर्गत चंद्रमा है, दोनों प्लैनेट जाकर के वहां पर विद्यमान हैं। मैं इन भविष्यवाणियों पर जरा देखिए, हमारे देश में बहुत से लोग इस पर भरोसा करते हैं, लेकिन बहुत से लोग नहीं करते हैं, क्योंकि ये जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है। ये जो जिस तरह से घटित हो रही है, इसका अनुमान पहले से कैसे लगाया जा सकता है? प्रोफेसर जियांग भी कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं। मैं एक बार प्रोफेसर कपिल के पास जा रही हूँ, 1 मिनट रुकिए। प्रोफेसर कपिल, क्या ये मुमकिन है कि आप पहले से भविष्यवाणी तय कर दे? प्लीज तर्कशास्त्री और ज्योतिष जी को लीजिए स्क्रीन पर। मैं जरा चाह रही हूँ कि बताएं, क्या ये मुमकिन है प्रोफेसर कपिल, जो ये भविष्यवाणी कर रहे हैं, इससे पहले प्रोफेसर जियांग ने की, वो तो सच हुई है? नहीं, देखिए, 2 बातें हैं, ये बिल्कुल मुमकिन नहीं होता। हाँ। इसके अंदर साइकोलॉजी में 2 वर्ड होते हैं, फिल्टरेशन और सिलेक्टिव अटेंशन। अगर आप ये जो मिश्रा जी ने जो करी है भविष्यवाणी, इसके बारे में मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ये जो सिलेक्टिव अटेंशन पे हम फोकस कर रहे हैं, बाद में क्यों बात कर रहे हैं कक्कड़ साहब? मैं तो बड़ा क्लियर एक बात बता रहा हूँ। मिश्रा जी प्लीज, मिश्रा जी बोलने दीजिए मुझे। जो आपने जो दूसरे प्रोफेसर के बारे में जो बताया था, उनका मैंने 15 मिनट का वीडियो देखा, मैंने खुद भी लिंक्डइन अकाउंट पे अपने पोस्ट भी किया है। अगर आप उनके वीडियो पे देखेंगे, उन्होंने एक एक चीज का तर्क बताया है। उन्होंने ये बताया है, अगर यूएसए जो हारेगी वो इसलिए हारेगी क्योंकि वो जो ऑयल फील्ड्स वगैरह है, जो वर्ल्ड वाइड जो ऑयल प्रेशर आएगा, और उसकी वजह से, क्योंकि वहां पे आपको मालूम है जो 33 किलोमीटर का स्ट्रेच है जो ईरान ने बंद कर दिया है, तो उन्होंने उस तरह सबके तर्क दिए हैं। और उसके बाद उनके तर्क में सेंस है, क्योंकि वो उन्होंने पूरी वर्ल्ड वाइड असेसमेंट करी है, और उसके बाद उनका ये नहीं, आप उनके तर्कों को मान रहे हैं प्रोफेसर कपिल? एक मिनट, आप प्रोफेसर जियांग के तर्कों को मान रहे हैं? नहीं, देखिए, वो प्रेडिक्शन नहीं है, उनकी प्रेडिक्शन इज असेसमेंट बेस्ड ऑन द करेंट
ग्लोबल फिनोमिनन। तो वो तो ये भी कह रहे हैं कि ट्रम्प जंग हार जाएंगे, तो मैं मानूं ट्रम्प जंग हार रहे हैं? नहीं, सुनिए उन्होंने क्यों बोला है ट्रम्प जंग हार रहे हैं, ये भी तो आप जानिए ना। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड वाइड प्रेशर यूएस के ऊपर आएगा, क्योंकि वो जो 33 किलोमीटर की जो कैनाल है या जो वो है, जब वो बंद हो जाएगी तो उसकी वजह से वर्ल्ड इसके ऊपर प्रेशर डालेगी। अब एक और चीज, अब मिश्रा जी ने 3-4 बातें, मैंने इनका ये वीडियो देखा है आने से पहले, इन्होंने ये बोला था साथ में, तभी मैं कहता हूँ ये सिलेक्टिव अटेंशन हमें नहीं करना चाहिए। हमने इनकी 1-2 बातों पे तो फोकस कर लिया। इन्होंने कहा जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश के अंदर भी प्रॉब्लम आएगी। बांग्लादेश तो उल्टा सेटल हो गया, वहां पे इलेक्शन हो गए। अच्छा, आपने देख लिया बांग्लादेश सेटल हो गया। आपने एक मिनट कपिल साहब, कपिल कक्कड़ जी सुन लीजिए, सुनिए प्रॉब्लम ये है, एक मिनट सुनिए कपिल साहब, कक्कड़ जी सुन लीजिए। मतलब आपने बांग्लादेश को क्लीन चिट दे दिया, आपने बांग्लादेश को बता दिया कि वो सेटल हो गया, और कल तो मैंने प्रेडिक्ट किया था अगर बांग्लादेश में प्रॉब्लम हो गई तब आप क्या करेंगे, अगर हो गए तो क्या करेंगे। मतलब जो मैंने पहले प्रेडिक्ट किया, जनवरी में प्रेडिक्ट किया, दिसंबर में प्रेडिक्ट किया, वो घटित हो गया, उसको स्वीकार करने को बिल्कुल तैयार नहीं है। आचार्य जी, मैं एक एक करके बात करती हूँ ना। देखिए, लोगों को समझ में आनी चाहिए ये बात। अब मेरा सवाल ये है कि इस वक्त पूरी दुनिया इस युद्ध को देख रही है। भारत में बैठे लोग भी ये सोच रहे हैं युद्ध खत्म होगा या और बड़ा होगा। अब जब ये कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ये जंग हार जाएंगे, तो हर कोई ये सोचेगा कैसे हार सकते हैं, कोई बड़ा हथियार तो नहीं चलाएगा ईरान। देखिए, ये सब सवाल उठेंगे जी। नहीं, एक मिनट सुचित्रा, हारने की डेफिनेशन क्या होती है? हारने की डेफिनेशन ये है कि जो रिजीम चेंज डोनाल्ड ट्रंप ईरान में करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे। दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉस। कोई अमेरिका तो नहीं हार रहा, अमेरिका में तो वो उनकी तो कोई रिजीम चेंज नहीं हो रही। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप तो देखिए, उन्होंने एक और भविष्य, आचार्य जी ने यहाँ पे ये भी कहा कि पाकिस्तान भी इस जंग की जद में होगा। आपने ये भी कहा था ना? हाँ बिल्कुल, मैंने सब कहा है और होगा। मैंने ये शब्द कहा था और ये होगा, मैं कंफर्म कह रहा हूँ। और मैं दोबारा इस विषय को कह रहा हूँ, सुन लीजिए, मैं डोनाल्ड ट्रंप पर सुन लीजिए। अब आपने बोल दिया, बोलिए प्रोफेसर कपिल, रुक जाइए, अब आचार्य जी बोल रहे हैं। हो गया। मैं दोबारा ये कह रहा हूं कि इसको बाकायदा नोट कर लीजिएगा, पाकिस्तान भी इस जंग में सम्मिलित होगा। मैंने पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान, यूएसए और इस्राइल, इनको लेकर के पहले प्रेडिक्शन किया था। मैंने कहा था इन कंट्रीज में हालात खराब होंगे। मैंने पाकिस्तान के जंग की बात की थी और आपको याद होगा मैंने कहा था पाकिस्तान के अंदर भी लड़ाई होगी। पाकिस्तान, अफगानिस्तान ऑलरेडी लड़ चुके हैं। कपिल साहब चाहे तो उसको उठा करके देख लीजिएगा। ओके, और हाँ, आपने जो बात बोली है, मैं जरा उसको असेस इसलिए करना चाह रही हूं क्योंकि दुनिया भर में, एक मुझे याद है कि पहले भी बहुत सी ऐसी भविष्यवाणियां आई कि ये दुनिया खत्म हो जाएगी, ऐसी भविष्यवाणियां आई कि एक बहुत जलजला आएगा, एक बड़ा युद्ध होगा। तब से ये भविष्यवाणियां समय समय पर कभी सही साबित होती है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को लेकर ये भविष्यवाणी कनाडा से लेकर भारत तक की जा रही है। मैं उस पर एक बार बात नहीं, एक मिनट आचार्य जी, मैं जरा ये बताना चाहती हूँ कि इस पूरे युद्ध में, अब अभी प्रोफेसर कपिल ने कहा कि हार की परिभाषा क्या होती है, तो जरा मैं चलाना चाहती हूँ कि इतना नुकसान इस युद्ध में उठा है अभी तक अमेरिका को, ये जरा समझाना जरूरी है। क्योंकि जिस तरह से पैसा बहा रहा है अमेरिका, सिर्फ 6 दिन का युद्ध है और अमेरिका के खजाने पर बड़ा असर डाल चुका है। ये जो आप 000 देख रहे हैं, इतना पैसा अभी तक स्वाहा हो चुका है। पहले 24 घंटे में आपको बताऊं, 6,871 करोड़ रुपए खर्च किए अमेरिका ने इस जंग पर, पहले 24 घंटे में। जो विमान और नेवल फ्लीट की तैनाती में भारी खर्चा हुआ, जो अनादोलू न्यूज एजेंसी है उसके मुताबिक तैनाती में 5,556 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं इस युद्ध की तैनाती के लिए। युद्ध को लेकर अमेरिका के वित्तीय विशेषज्ञों का बड़ा दावा है। क्या दावा है? कि अमेरिका को 18,87,000 करोड़ तक का नुकसान हो सकता है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये जो आप 000 देख रहे हैं, 18,87,000 करोड़ का नुकसान हो सकता है अमेरिका को। 2025 में जो 12 दिन का युद्ध हुआ था उसमें भी भारी पैसा खर्च हुआ था। ईरान, इजराइल, अमेरिका ने रोज 34,000 करोड़ खर्च किए थे। सोचिए जरा, 34,000 करोड़ रोज स्वाहा हुए इस युद्ध में। तीनों को मिलाकर यह आंकड़ा 4 लाख, सुनिए गौर से,
4,15,000 करोड़ रुपए था। तो ये इतना पैसा स्वाहा हुआ और अब कहा जा रहा है आने वाले समय में क्या उससे भी कई गुना स्वाहा होगा। सवाल है अगर युद्ध लंबा खिंचेगा तो नुकसान किसे होगा, किसका पैसा स्वाहा होता जाएगा। मैं ये सवाल पूछ रही हूं। एक बार मैं सीधे एयर कॉमोडोर बहल के पास जा रही हूं। एयर कॉमोडोर बहल, बहुत सारी भविष्यवाणी आ रही है, ईरान जीत सकता है। एम्बेसडर वोरा और एयर कॉमोडोर बहल को स्क्रीन पे लीजिए प्लीज। मैं आपसे पूछ रही हूं, क्या अमेरिका इस वक्त इस स्थिति में है जो आपने शायद सोचा नहीं हो? 6 दिन के बाद भी वो मिसाइल टेस्ट कर रहा है, 6 दिन के बाद भी वो कह रहे हैं हम तो 15 आउट ऑफ 10 देंगे, लेकिन इसी के साथ साथ वो अभी भी शेकी ग्राउंड पे है। सुचारिता जी, धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए और इतनी इंटरेस्टिंग डिबेट के लिए। अगर मैं कहूं मेरे वर्ड्स के अंदर, तो ट्रंप साहब अब का बैटल ऑफ वाटरलू, ये वाला बैटल्स जो होंगे। और वाटरलू क्यों कह रहा है? जो नेपोलियन बोनापार्ट ने 1815 में जो लड़ाई लड़ी थी, जिसमें वो हार गए थे प्रशिया से और ब्रिटिश फोर्सेस के बाद, तो उसके बाद से ये वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, बुरी तरह हारना। लेकिन यहां पे जो मैं हारने की बात कर रहा हूं ना, वो हारने की, मिलिट्री हारने की बात नहीं कर रहा। वो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ईरान को, वो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं एक एवरी स्ट्रक्चर को। एक छोटा सा एग्जांपल दूं कॉस्ट फैक्टर का, जो आपने इतनी अच्छी तरीके से बताया था। मैंने कैलकुलेट किया 2,500 ड्रोन का इस्तेमाल अब तक एज ऑन टाइम हो चुका होगा। 2,500 ड्रोन को अगर आप मल्टीप्लाई करें 73% से, तो उसकी 1825 ड्रोन पे इंटरसेप्टर मिसाइल्स फायर की गई होंगी। एक इंटरसेप्टर मिसाइल की कीमत $4.9 मिलियन है। तो इसका मतलब खाली इंटरसेप्टर मिसाइल्स और एयर डिफेंस सिस्टम्स पे ही अब तक ये लास्ट 6 दिन के अंदर $10 बिलियन खर्चा हो चुका होगा। यानी कि 90,000 करोड़ रुपया ऑलरेडी लग चुके हैं खाली एयर डिफेंस सिस्टम्स के ऊपर अब तक। और क्या उन्होंने अचीव किया? $75 मिलियन की 2,500 मिसाइल्स में से 1825 को शूट डाउन किया है, बाकी जाके अपने टारगेट्स पे लग गई। वो कॉस्ट अलग है जो लगी है, चाहे वो अमेज़न वेब सर्विसेज के डेटा सेंटर पे, जहां पे फ्लाइट्स 2 दिन के लिए एकदम ठप हो गई, या फिर 2 दिन के लिए स्टॉक मार्केट बंद हो गई यूएई और बहरीन की। और साथ में या तो रिफाइनरी, अरामको रिफाइनरी, सोचिए कितने $मिलियन खर्चेंगे वो लोग उसको ठीक करने के लिए, या फिर एलएनजी का प्लांट। मैं एक बार, आप जो बात बता रहे हैं, ये नुकसान अमेरिका को झेलना पड़ेगा। सिर्फ अमेरिका नहीं, क्योंकि अगर खाड़ी देशों में ये नुकसान झेलेंगे वो देश, तो उसका नुकसान तो बाकी देशों को भी झेलना होगा, क्योंकि तेल यहां से आता है। सबसे बड़ी बात यह है कि तेल की धार यहीं से है। मैं एक बार जरा दिखाना चाह रही हूं तस्वीरें कि किस तरह से आजादी स्टेडियम पर आज हमला किया। वो तस्वीर जरा चलाइए। आजादी स्टेडियम तेहरान में है और वहां पर आज इजराइल ने हमला किया है। ये देखिए तस्वीर, फुल चलाइए इसे। ये तेहरान का आजादी स्टेडियम है, जहां 12,000 लोगों की सीटिंग कैपेसिटी थी। इसे पूरी तरह से उड़ा दिया, खत्म कर दिया, नष्ट कर दिया है। इजराइल ने यहां हमला किया और 12,000 सीट वाला ये स्टेडियम खत्म हो चुका है। तो ये जंग अभी भी जारी क्यों? अगर खमनेई को हटाने का उद्देश्य था तो वो खत्म हो चुका है। इसी के साथ साथ अगर यहाँ लीडरशिप खत्म हो गई जैसा डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, तो क्यों है? ये भी इंपॉर्टेंट है। अमेरिकी नागरिक डोनाल्ड ट्रंप के साथ नहीं है, जरा वो भी आपको बताती हूँ। एम्बेसडर वोरा को स्क्रीन पे रखिएगा। अमेरिकी नागरिक क्या कह रहे हैं? अमेरिकी नागरिकों जरा चलाइए कि उनकी राय क्या है। अमेरिकी नागरिकों का यह मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप को इसके लिए पहले कांग्रेस से राय लेनी चाहिए थी। ये जो आप ग्राफिक देख रहे हैं, 62% लोगों को लगता है कि उन्हें कांग्रेस से राय लेनी चाहिए थी। 59% लोगों को लगता है कि अमेरिकी ईरान पर हमले का ये विरोध कर रहे हैं, उनको लगता है ये हमला गलत है। ज्यादातर का मानना है कि युद्ध लंबा चलना है। 60% लोग मान रहे हैं कि युद्ध लंबा चलेगा, और ये भी लोग मान रहे हैं 62% के डोनाल्ड ट्रंप स्थिति को खत्म करने के लिए उनके पास कोई प्लान ही नहीं है। अब मुझे ये बताइए एम्बेसडर वोरा, डोनाल्ड ट्रंप को लेकर अमेरिकन की राय मैं दिखा रही हूं, उनके पास कोई प्लान नहीं है, ये अमेरिकन मान रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जब आपके साथ आपके चैनल पर होता हूँ बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो आभारी हूँ कि आपने मुझे एक बार फिर मौका दिया। मैं इस समय देश की राजधानी में नहीं हूँ,
मैं भारत के बहुत खूबसूरत हिस्से त्रिपुरा में हूँ, वहाँ की राजधानी अगरतला में। और आप मुझे देख रही हैं स्पोर्ट्स क्लोथ्स में। अभी मैं फुटबॉल खेल के आ रहा हूँ यहाँ के 19-20 साल के बच्चों के साथ। सो प्लीज, एट 75 आई एम स्टिल एक्टिव। अभी आपने एयर कमांडर महल की बात सुनी, मैं उनको प्राइवेटली क्या पता क्या कहता हूँ, हमारे हवाई राज, ये हमारा सीक्रेट फ्लाइंग वेपन है। इन्होंने कितने कितने जंग जीते हैं, दुनिया को पता ही नहीं लगता था ये ऊपर से आ रहा है, नीचे से आ रहा है, कहां से आ रहा है। अब आपने बात की है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप ये जंग हार जाएंगे। हारने का क्या मतलब होता है मैम? हारने का मेरी परिभाषा में, डिप्लोमेटिक परिभाषा में, यहाँ तो मिलिटरीली डिफीट हो जाए उनकी, और फिर आप लाइन पे आ जाएं जैसे कि जर्मनी आ गया था जब दूसरे विश्व युद्ध के बाद, या फिर और से देश जब हार जाते हैं जंग तो मिलिटरीली आप डिफीट हो जाते हैं। अमेरिका के मेनलैंड पर ये जंग नहीं हो रहा है, अमेरिका पर हमला नहीं हुआ है, ये हमला हो रहा है ईरान के ऊपर। सो ये बात कि डोनाल्ड ट्रंप हार जाएगा, उसका मतलब मैं नहीं समझता। हार जाएगा मतलब वहां से भाग जाएगा, तो ईरान में भी वो अफगानिस्तान में भी हार गया था, वियतनाम में भी हार गया था, इधर भी हार गया था, उधर भी हार गया था। बेसिकली बेटा मेरा मानना है, और मुझे 52 साल हो गए कूटनीति में, 75 साल की मेरी उम्र है, मेरा अपना मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ठान ली है, चाहे पीट हेगसेथ जो उसके वॉर सेक्रेटरी हैं या उनके जो कॉमर्स सेक्रेटरी हैं या चीफ ऑफ स्टाफ हैं, बॉटम लाइन सब अलग अलग बयान देते हैं, बॉटम लाइन सबकी यही है, हमने रेजीम चेंज करना है, हम मुल्ला ईरान को फिर से डेमोक्रेटिक ईरान बनाना चाहते हैं, और वो करके रहेंगे, जितनी मर्जी प्रेडिक्शंस आप करिए। एम्बेसडर बोल रहे हैं, ट्रंप तो ये भी कह रहे हैं हमने उनकी पूरी टॉप लीडरशिप खत्म कर दी है, सब खत्म हो गया है। तो अगर ये सब हो गया है तो अभी भी इस तरह के हमले जारी क्यों हैं? अगर उन्होंने अपना उद्देश्य हासिल कर दिया, उन्होंने अपने आप को 15 out of 10 दे दिया। मैं तो जब मैं भारत की बात करता हूं, जब हमने ठोका था ऑपरेशन सिंदूर में, मुझसे पूछा 1 to 10 में आप कितना रेट करेंगे, मैंने कहा 25, क्योंकि हमने बुरी तरह से उनको ठोक दिया था। बेटा मेरी अपनी राय ये है, अमेरिका नंबर 2 नहीं होगा, अमेरिका हार नहीं मानेगा और वो ठोकता जाएगा ईरान को, इजराइल का समर्थन उसके साथ। आपने तो कल सुना होगा सेक्रेटरी ऑफ वॉर और जो जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ की स्टेटमेंट थी कि हम रुकेंगे नहीं, उनको खत्म कर देंगे। अभी तक तो वो कहते हैं कि हमने अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग नहीं किया। बात मान लीजिए मेरी बेटा, मैं तो रहा हूं अमेरिका में, हर साल जाता हूं, उसकी शक्ति भयंकर है। अगर उसने शुरू कर दिया अपने सारे हथियार इस्तेमाल करने, ईरान बिल्कुल खत्म हो जाएगा। लेकिन वो ईरान को खत्म नहीं करेगा, क्योंकि जो सरकार अब आएगी वो नहीं चाहता, जैसे इराक में हुआ था, बिल्कुल खत्म कर दिया था, तो फिर रिकंस्ट्रक्शन में बहुत समय लगेगा। रिकंस्ट्रक्शन कौन करेगा? अमेरिकन कंपनीज करेंगी। पैसा कौन देगा? ईरान का तेल देगा। एनर्जी वॉर है ये मैम, डोंट हैव एनी डाउट्स अबाउट इट। ये एनर्जी रिसोर्सेज को कंट्रोल करने का जंग है ना। अमेरिका नहीं हारेगा। अमेरिका का आइडिया बड़ा क्लियर है जो वेनेजुएला में था। मुझे लगता है सर, देखिए मैं ये एक असेसमेंट, एक डिप्लोमेटिक असेसमेंट है आपका, लेकिन इसी के साथ साथ जो पहले ट्रंप को लेकर भविष्यवाणियां की गई, अगर वो सही साबित हुई हैं, एक आम आदमी सोचता है कि ये तो हमने सोचा नहीं था लेकिन ये हो गया, ये पहले बताया गया था, तो क्या आने वाले समय में भी ट्रंप हार सकते हैं? ये बहुत लोग मानते हैं सर ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि इट्स द मोस्ट पावरफुल नेशन इन द वर्ल्ड। लेकिन इसी के साथ मैं एक और खबर बताना चाहती हूं। ट्रंप के फैसले से अमेरिका की बड़ी आबादी इत्तेफाक नहीं रखती है, लेकिन इस युद्ध में अगर वाकई किसी देश की मुश्किल बढ़ रही है तो वो पाकिस्तान है। ये मैं क्यों कह रही हूं? ये वाकई मुश्किल बढ़ रही है पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान के लिए इधर कुआं उधर खाई वाली स्थिति हो गई है। एक तरफ वो कंडेम कर रहे हैं खमनई की मौत को, उसको लेकर अफसोस जाहिर कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उन्हें इस जंग का हिस्सा बनना पड़ सकता है। सऊदी पर हमले के बाद युद्ध में पाकिस्तान को कूदना पड़ सकता है। ईरान से हमदर्दी उन्होंने दिखाई है, लेकिन अब ईरान के खिलाफ ही क्या लड़ने के लिए मजबूर होगा? पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार का बयान आया, वो कह रहे हैं सऊदी अरब और पाकिस्तान का रक्षा समझौता है, ये रक्षा समझौता ईरान युद्ध पर भी लागू होगा, यानी ईरानी समकक्ष को हमला नहीं करने की चेतावनी दी है। सितंबर 2025 में दोनों देशों के बीच हुआ था एक डिफेंस एग्रीमेंट, किसी एक देश पर हमला होगा तो दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। अब सऊदी पर हमले के बाद ईरान को क्या जवाब देगा पाकिस्तान, यानी कि युद्ध करेगा उसके खिलाफ? क्या ईरान वर्सेस पाकिस्तान हो सकता है? क्या ईरान के खिलाफ लड़ना पाकिस्तान को ही भारी पड़ेगा? पाकिस्तान के लिए मुश्किल है इस वक्त,
अब उनके नेता कह रहे हैं भाई हमारा अग्रीमेंट है, हम जाएंगे इस जंग को लड़ेंगे अगर ऐसा हुआ, लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं ये जंग ना हो, ये और ना बढ़े। क्या ये सऊदी अरब का दबाव बढ़ा तो अब पाकिस्तान ईरान के खिलाफ ही हथियार उठाने के लिए मजबूर होगा? एम्बेसडर वोरा कह रहे हैं नहीं। मैं एक बार सर एक बड़ी खबर भी बता रही हूं। इस बीच क्या हुआ है, इजराइल ने दावा किया है कि उसने ईरान के सारे ड्रोन सेंटर्स पर हमला कर दिया है। ये खबर आ रही है, इजरायली एयरफोर्स ने बड़ी जानकारी दी है। वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने ईरान के सैकड़ों लॉन्च साइट्स पर हमले कर दिए हैं, यानी कि वो साइट्स जहां से 300 से अधिक मिसाइल लॉन्चर्स उन्होंने तबाह कर दिए हैं। ये कह रहे हैं वो पश्चिमी और मध्य ईरान में ये बम बरसाए गए हैं, ये इजराइल का दावा है। अब मैं जरा इसी बात पर आती हूं। क्या लग रहा है आपको, ए कॉमोडोर बहल के पास जा रही हूं पहले। ए कॉमोडोर बहल, आपको लग रहा है कि पाकिस्तान विल बी फोर्स्ड, वो जाएगा इस जंग में? देखिए, म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट उन्होंने साइन किया है, जिसका मतलब ही है कि अगर एक साइड पे हमला होता है वो दोनों कंट्रीज पे हमला है। 2 बार तो अरामको पे हमला हो चुका है, अब तक तो उनको आ भी जाना चाहिए था पाकिस्तान को। पाकिस्तान ने अपनी एयर स्पेस को 3 मार्च से लेके 31 मार्च तक क्लोज कर दिया है। अफगानिस्तान के लिए तो किया नहीं है। इसका क्या मतलब है? इसका एक ही मतलब है कि कल अगर यहां से यूएस या कोई और फोर्सेस इनकी एयर स्पेस का इस्तेमाल करते हैं तो वो जाके ईरान पे हमला कर सकते हैं। और आने वाले समय में अगर कभी भी बूट्स ऑन ग्राउंड की बात हुई तो वो सिस्तान प्रोविंस के लिए पाकिस्तान का बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा का कुछ एरिया को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के पास चॉइस वो है, एक जगह पे खाई है और दूसरी जगह पे खूह है, पंजाबी में कहते हैं। मतलब कहीं भी जाएंगे तो गिरेंगे, क्योंकि पाकिस्तान अवाम ने बहुत क्लियर कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हम आग लगा देंगे लाहौर की कंसुलेट पे, हम आग लगा देंगे कराची की कंसुलेट पे। और ये आपने देखा था गाजा की बात जब हुई थी तब भी लबैक ने भी यही किया था। 30 अक्टूबर को लाखों की संख्या में वो वाली ऑर्गेनाइजेशन जिसको पाकिस्तान आर्मी ने बनाया है, उस ऑर्गेनाइजेशन ने भी यही कहा था और लाखों की संख्या में आए भी थे और सैकड़ों की संख्या में बेचारे मारे भी गए पाकिस्तानी रेंजर्स से। और इस बार भी आपने देखा 30 से 40 लोग मारे गए। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही क्लियर है कि जिस साइड पे भी पाकिस्तान चूज करेगा वो मरेगा तो जरूर। यानी कि पाकिस्तान की मिलिट्री और पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट है वो ढीली होती जाएगी। एक चीज मैं ट्रंप के बारे में कहना चाहूंगा, आपने जो बात कही है, मैं एक बार जरा आचार्य राज मिश्रा आपसे जरा पूछ लूं। आपने कहा था कि पाकिस्तान भी कूदेगा इस जंग में, तो आपकी भविष्यवाणी क्या है? मुझे नहीं पता, बहुत से लोग आप इस पर विश्वास नहीं करेंगे, शायद सवाल भी उठा रहे हैं, लेकिन वो तार्किक सवाल उठा रहे हैं, लेकिन आपको लग रहा है पाकिस्तान जंग का हिस्सा? देखिए, मैं बड़ा क्लियर कह रहा हूं कि सवाल उठाना बहुत आसान है और किसी पर भी उठाया जा सकता है, और सवाल का जवाब इससे पहले हो सकता है कि जब लड़ाई को लेकर के डिस्कशन शायद हो भी नहीं रहा था तभी मैंने इस बात को प्रेडिक्ट किया था। नेता खमनेई मारे जाएंगे, शायद किसी को भी पता नहीं था, लेकिन मैंने मुस्लिम नेता की हत्या और उसके बाद जंग ज्यादा भड़केगी इसको लेकर के मैंने पहले प्रेडिक्ट किया था। तो उस पर और मैं कह सकता हूं कि मेरे पास प्रमाण है, अगर कोई चाहे तो मैंने तो जनवरी में प्रेडिक्ट किया था और या दिसंबर में किया था, उससे 1 साल पहले ही इसका प्रेडिक्शन हमारे धार्मिक ग्रंथों के अंतर्गत हो चुका था। मैं उसका प्रमाण अगर चाहेंगे तो आप लोग यहां पर क्लियर दे सकता हूं। मैं ये क्लियरली कह सकता हूं कि पाकिस्तान ऑलरेडी इस युद्ध के अंदर इन्वॉल्व है। पाकिस्तान की मजबूरी है इस युद्ध के अंदर इन्वॉल्व होना, और वो ऑलरेडी इस युद्ध के अंदर इन्वॉल्व है। जो एक विषय कहा गया था, वो कोई एक शब्द कहते थे मजबूरी का नाम, ये मैं वो नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन सच्चाई ये है कि आज भी अगर ये कंडीशन होगी, पाकिस्तान इंटरनली नहीं चाहता है कि मैं लड़ूं, लेकिन अगर यूएस को आज जरूरत पड़ेगी तो पाकिस्तान के गर्दन पर हाथ रख करके और उसके जो एयरपोर्ट वगैरह है उसको यूज करेगा और पाकिस्तान जनरली इन्वॉल्व होगा। तो पाकिस्तान की मिलिट्री ईरान नहीं जा रही है, इस बात को ध्यान रखिएगा, लेकिन पाकिस्तान इस युद्ध में अपनी जो भी चीजें उसकी हो सकती है वो यूएस को या लोग कहेंगे ये तो आपने मिडिल पाथ चुन लिया कि भाई सेना नहीं जाएगी, लेकिन करेगा, ये तो आप बाद में कह सकते हैं भाई देखो इन्वॉल्व हो गया। नहीं, सेना तो आपने बीच का रास्ता निकाल लिया। मैं सुचारिता जी, मैंने ये डायरेक्टली उस वीडियो के अंतर्गत भी नहीं कहा था कि पाकिस्तान की सेना यहां जाएगी। आप चाहे तो मेरी वीडियो उठा करके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं जरा आगे बढ़ रही हूँ। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ रही हूँ। मैं एक तस्वीर दिखाना चाह रही हूँ, और वो तस्वीर मैं इसलिए दिखाऊंगी, ये जरा देखिए। ये तस्वीर आप जो एक एआई जनरेटेड वीडियो देख रहे हैं कि कैसे कल जो एक जहाज गिराया गया, ईरान के युद्धपोत को टॉर्पीडो से तबाह किया गया, वो किस तरह से हुआ होगा उसको हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, ये जो टॉर्पीडो हिट होता है, ये ईरान का जो एक जहाज था जो कि इंटरनेशनल वाटर्स में मौजूद था।
अब ये आगे बढ़ रहा था, इसमें ईरानी लोग सवार थे, लेकिन वहां से अमेरिका ने सीधे सीधे दावा किया कि उसने एक सबमरीन के जरिए टॉर्पीडो हिट किया और उस टॉर्पीडो ने जाकर इस जहाज को पानी के बीच उड़ा दिया है। अब इसे लेकर भारत में भी राजनीति हो रही है, लेकिन मैं आपको जल्दी से दिखाती हूँ। इसकी तस्वीरें आज अमेरिका ने जारी कर दी हैं। अमेरिका ने तस्वीरें जारी करके बताया है कि हाँ हमने किया है, लेकिन जब अमेरिका कह रहा है कि हाँ हमने किया है, तो फिर तो अमेरिका कहीं भी जाकर कोई भी हमला करेगा, उसे कोई रोकने वाला नहीं। जल्दी से ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद वापस आइए। युद्ध ईरान ने अमेरिका को बारूदी चेतावनी दे दी। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची अमेरिका को सीधे सीधे अंजाम भुगतने की धमकी दे रहे हैं। ईरान की इस धमकी के पीछे है ईरान के युद्धपोत IRIS डेना की तबाही। श्रीलंका के पास अमेरिका ने ईरान के युद्धपोत को टॉर्पीडो से मारकर जल समाधि में तब्दील कर दिया। ईरान का युद्धपोत अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में खुद को सुरक्षित समझ रहा था, लेकिन उसे अमेरिकी पनडुब्बी ने हिंद महासागर में एक टॉर्पीडो से उड़ा दिया। In the Indian Ocean, and we'll play it on the screen there, an American submarine sunk an Iranian warship that thought it was safe in international waters. Instead, it was sunk by a torpedo. Quiet death. इसके बाद ईरान ने पहले धमकी दी और अब अमेरिका और उसके साथियों पर बारूदी हमले कर रहा है। तेल अवीव का आसमान देखिए। अब एम्बेसडर वोरा, मैं आपसे पूछूंगी, क्योंकि ये जो एक हमला हुआ है उसके बाद देश के अंदर ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या भारतीयों को पता था, कि भारत सरकार को पता था, कि श्रीलंकन गवर्नमेंट को पता था हमारे घर के इतने पास अगर एक टॉर्पीडो चलाकर जहाज उड़ा दिया जाए तो ये बहुत सिक्योरिटी कंसर्न्स खड़े करता है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या सिक्योरिटी कंसर्न खड़े करता है? उन्होंने ईरान के एक युद्धपोत को ठोका है। अलग बात है कि वो आया था हमारे एक्सरसाइज में पार्ट लेने के लिए। जब वापस जा रहा था तो इंटरनेशनल वाटर्स में था, हमारे पानी में नहीं था, श्रीलंका के पानी में नहीं था। और श्रीलंका की जो नेवी है उन्होंने कई वहां से शव निकाले हैं, बहुत से लोग मारे गए। जब जंग करते हैं और आप अंतरराष्ट्रीय कानून की जितनी मर्जी बात कर लो, बेटा क्या है अंतरराष्ट्रीय कानून? डोनाल्ड ट्रंप सुनता है उसको? डोनाल्ड ट्रंप मानता है उसको? और एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सही बात है, कितने देशों ने आलोचना की है जो अमेरिका ने किया है इस युद्धपोत के साथ? संयुक्त राष्ट्र संघ कहाँ है? वो तो अभी तक सो रहा है ना, अभी सवेरे उठेगा, उसका सेक्रेटरी जनरल को भाषण दे के फिर सो जाएगा। नॉनसेंस। ये अमेरिका कह रहा है कि हमारा फाइनल ये अटैक है और जो कुछ है, जहां भी हम ईरानियन एसेट्स को देखेंगे हम उन्हें बर्बाद कर देंगे। सो दिस इज द रियलिटी और इसे स्वीकार करिएगा। क्यों हमें समस्या हो रही है? फाइनली उनके पीट हेग्सेट जो सेक्रेटरी ऑफ वॉर ने उन्हें कहा था कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये पहली बार है कि टॉर्पीडो से एक युद्धपोत को डुबो दिया गया। रॉन्ग। हमने PNS पाकिस्तान नेवल शिप गाजी को डुबोया था इन 1971। बहल साहब मुझसे बेहतर जानते हैं, हमने डुबो दिया था सबमरीन वॉरफेयर में। Am I right, sir? कुछ सही कह रहे हैं आप, लेकिन इसमें एक चीज मैं ये देखिए, मैं बस ये कहना चाह रही हूँ सर कि जो तस्वीरें अभी सामने आई, इसके बाद एक सिक्योरिटी कंसर्न देश को लेकर लोग राजनीतिक हलकों में ये बयान चल रहे हैं, लेकिन सवाल ये है, और वो बयान हमेशा चलते रहेंगे, लेकिन सवाल ये है जो बात एम्बेसडर वोरा ने कही कि डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त जो मनमानी कर रहे हैं और इस युद्ध को आगे बढ़ा रहे हैं। अब ईरान पलटवार करेगा, लेकिन क्या डोनाल्ड ट्रंप रुकने वाले नहीं हैं? और अगर वो रुकने वाले नहीं हैं तो ये युद्ध किस करवट जाएगा, कितना विध्वंसक होगा, ये कोई नहीं जानता है। मेरे पास समय इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद।